नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी है वहाँ पर खूब मज़े कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के अध्याय 12 की। क्या शीर्षक है इसका? नाम है खत्म हो जाए तो। अब किसके खत्म होने की बात हो रही है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बस का सफ़र। तो आज क्या होगा ना कि हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अदालत की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। क्या आपने भी कभी किसी सफ़र के दौरान आती जाती गाड़ियों को गिना है? कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो एक दो ही नज़र आ रही थी। इसको लिखा हुआ है इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। क्रीच! हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यहाँ एक बड़ा सा चौराहा था। आपको पता है चौराहे का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ से चार रास्ते एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई और ये एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल था। कितना धुआं! शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी। चित्र देख रहे हो ना, कि, कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा है पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर लिखो कि ये है पृष्ठ 110। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो चलिए एक बार इस पर देख लेते हैं। भाई हमें तो बस दिख रही है, साइकिल दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है ना, ऑटो दिख रहा है, स्कूटर दिख रही है, टांगा दिख रहा है यानी रिक्शा दिख रहा है, कार दिख रही है ना। ये सब गाड़ियां हैं जो हमें दिख रही है। फिर लिखा है इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिन वाहनों में इंजन लगे होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती ही है, उसे चलाने के लिए ईंधन की जो आवश्यकता होती है। फिर लिखा है आगे कि चित्र में दिए गए जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। तो चलिए कोशिश करते हैं लाल निशान लगाने की। भाई ये साइकिल है, इस पे से धुआं जो है इसमें नहीं निकलता है ना। साइकिल में कैसे धुआं निकलेगा, तो इसमें हम लाल गोला लगा सकते हैं। एक और साइकिल, रिक्शा, इसमें से भी धुआं नहीं निकलता। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है कि कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं। तो भाई अब कौन कौन से ऐसे वाहन हैं जो बिना डीजल पेट्रोल से चलते हैं, जिन पर अभी हमने गोला लगाया था? साइकिल, रिक्शा आदि, है ना। फिर लिखा है वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है। तो मैं आपको बताऊं, वाहनों के तेज हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होते हैं, जिससे हमारे कान खराब होने का डर रहता है। फिर आगे लिखा है क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? तो भैया मैं बताऊं कि मैं तो साइकिल चलाता हूँ, उससे स्कूल, अपने दोस्तों के घर और बाज़ार जाया करता हूँ। फिर लिखा है तुम स्कूल किस तरह से आते हो? तो मैं बस से स्कूल जाता हूँ। फिर लिखा है तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? तो मैं बताऊं कि मेरे पिताजी कार से और चाचा जी मोटरसाइकिल से काम पर जाते हैं। फिर आगे लिखा है क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? अगर हाँ तो किस तरह की? तो मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं। खांसी, सिर चकराना, ऐसी परेशानी भी हो सकती है। फिर लिखा है क्या गाड़ियों के तेज़ हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? अगर हाँ तो किस तरह की? तो देखिए गाड़ियों से जो तेज़ हॉर्न बजता है ना, उससे हमें कान से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, उससे हम बहरे भी हो सकते हैं। फिर आगे लिखा है पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी।
गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। देखो, एक पोस्टर यहाँ पे लिखा है, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। दिनांक लिखी है और मूल्य लिखा हुआ है। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहम पूछता है, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया बोलते हैं, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू पूछती है, ज़मीन के नीचे? वहाँ कैसे बनता है? भैया कहते हैं, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। तब अब्राहम कहता है, भैया तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो भैया कहते हैं, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हमें भी दी है पता करने के लिए। क्या दी है? कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत में तेल के भंडार आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है, ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन के बहुत अंदर से ना तेल के अलावा मिलता है कोयला और अनेक तरह के खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक आदि, ये सभी मिलते हैं। फिर लिखा है, सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सड़क पर चलते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई की बाई ओर चले, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। और जहाँ भी सड़क पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करें। सड़क पर तेज़ी से भागकर रास्ता पार ना करें, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। सोचो क्यों? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर इसलिए करना चाहिए कि इसका उत्पाद सीमित है, एक समय पर यह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, इसे बनने में भी बहुत सारे साल लगते हैं। आगे लिखा है, आगे की बातचीत। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दिव्या कहती है, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। तब भैया कहते हैं, हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम कहता है, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेगी कैसे? मंजू कहती है, सीएनजी से, मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हैं और कहते हैं, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तब दिव्या कहती है, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती है, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम कहता है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या कहती है, अगर गाड़ियाँ कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती है, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू कहती है, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम कहता है, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू कहती है, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सके, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। अब देखिए, ये जानकारी दी है, मैं इसको पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत काम की और कमाल की जानकारी है। ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें धुली घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी, खाना पकाने की गैस,
मोम, कोल तार, ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। अब देखो यहाँ पर लिखने के लिए कुछ बातें दी हैं, जैसे कि क्या लिखा है, गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी, सौर ऊर्जा, इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे लिखा है, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही ना, तो ट्रैफिक के अलावा भी अन्य कई समस्याएं जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दुर्घटनाएं, ये सभी बढ़ सकती हैं। फिर आगे लिखा है, मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, गरीब लोग रोज़ रोज़ बस पर खर्च करने की जगह साइकिल से सफ़र करना पसंद करते हैं, जबकि अमीर अपनी सुविधा तथा शान के लिए कार में सफ़र करते हैं। फिर आगे लिखा है, बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने से ईंधन का बचत तथा कुछ हद तक वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके बताओ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए लोगों को बस, मेट्रो, रेल आदि में सफ़र करना चाहिए। कार पुल यानी अपनी कार को अपने साथियों के साथ साझा करके भी इस समस्या को हल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, पता करो और लिखो। क्या लिखना है भाई, अभी लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाए, कितना तेल लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर स्कूटर की बात करें तो एक बार में मुझे लगता है 8 लीटर। कार की बात करें तो 50 से 60 लीटर। और ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें भी 50 से 60 लीटर। फिर लिखा है, ये 1 लीटर पेट्रोल डीजल से कितनी दूर जाए। तो अगर स्कूटर की बात करें तो ये 40 से 50 किलोमीटर। कार की बात करें तो 15 से 18 किलोमीटर। और ट्रैक्टर की बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है ना। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखिए ध्यान से, सन 2002 में 1 लीटर की कीमत 29 रुपये 91 पैसे थी। ठीक है ना। और 2017 में 64 रुपये 91 पैसे। अब आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए इनका उत्तर देते हैं। पूछा गया है कि सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए थी। तो मैं आपको बता दूं कि 77 रुपये से ये कीमत बढ़ गई, 77। और डीजल की कीमत कितने रुपए बढ़ी, 30 रुपये बढ़ी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। फिर लिखा है, सन 2002 से 2007 से 2014। और फिर आगे लिखा है, 2014 से 2017 के बीच डीजल की कीमतों में क्या अंतर था। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2002 से 2007 के बीच 11 रुपये 57 पैसे का अंतर था। 2007 से 14 के बीच 28 रुपये 49 पैसे का। और 2014 से 2017 के बीच 4 रुपये 27 पैसे का अंतर हमें देखने को मिला। ठीक है ना। फिर आगे लिखा है, सन 2007 से 2014 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या बदलाव आया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2014 से 2017 के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई। ठीक है। फिर पता करो में देखो क्या लिखा है, तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे इलाके के बारे में। मेरे इलाके में आजकल पेट्रोल की जो कीमत है वो 105 रुपये है और डीजल की कीमत जो है वो 100 रुपये के आसपास है। फिर लिखा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्पादन कम होता है, खर्च दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, यही कारण है कि इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। फिर आगे लिखा है, तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है।
किस किस काम में? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में एक महीने में करीब 35 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए खर्च होता है। डीजल मेरे घर में खर्च नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं है। फिर आगे लिखा है डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डीजल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कहाँ कहाँ पे। बस में, ट्रक में, कार, ट्रैक्टर, जनरेटर, कल कारखानों आदि में। ठीक है, ये देख लिया आपने, पोस्टर दिया हुआ है, इसमें बताया है कौन कौन सा उपयोग किस किस खनिज का कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। तो मैं कविता पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि कविता में दिव्या ने आखिर क्या क्या लिखा है। कविता में लिखा है, बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ठीक है, अब आगे लिखा है, सोचो और चर्चा करो। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तो देखिए, अगर हमारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। गांव में खेती बाड़ी में इस्तेमाल आने वाली मशीनें और ट्रैक्टर ठप पड़ जाएंगे, है ना। फिर आगे लिखा है, तेल बचाने के तरीके सुझाव। भाई बहुत सारे तरीके हैं, दो चार मैं भी बताता हूँ। निजी वाहन की जगह बस, रेल या मेट्रो में सफ़र करना चाहिए। पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करें। चावल दाल आदि को पकाने से पहले भिगोया करें। तो इन सब चीज़ों का सही इस्तेमाल होगा, जितने की आवश्यकता है उतना। फिर आगे लिखा है, घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? सोचिए दुर्गा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न दिया है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? तो देखिए, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं तथा उपले भी बनाए हैं। उपले गोबर को इकट्ठा करके रोटी जैसी गोल आकृति बना ली जाती है और फिर उसे धूप में सुखा लिया जाता है। इस तरह से तैयार हो जाते हैं उपले। फिर लिखा है, क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव में कई लोग चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे किया करते हैं। फिर आगे लिखा है, तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में ना मेरी मम्मी खाना बनाती है। मेरे पड़ोस में भी घर की महिलाएं और नौकर चाकर हैं जो खाना बनाया करते हैं। आप भी अपना उत्तर दीजिएगा। फिर आगे लिखा है, अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो लोग लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं ना, उन्हें धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं और धुएं से खाने के स्वाद पर भी असर तो पड़ता ही होगा, है ना। फिर आगे लिखा है, क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो देखिए, दुर्गा गरीब है, इसलिए वह लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब देखिए क्या लिखा है, आज हमारे देश के लगभग 2 तिहाई लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस और कोयला बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में क्या दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट ये भी बताता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है। अब देखिए 20 साल में क्या बदलाव हुए। अगर 1976 की बात करें यानी 76 की,
तो उसमें आप देखेंगे कि उपले और लकड़ी का इस्तेमाल उस समय 84% होता था, एलपीजी और केरोसिन का 10%, कोयले का 5 और बिजली का 1%। वहीं अगर 1996 यानी 1996 में आए तो उपले और लकड़ी का इस्तेमाल 84 से घटकर 20 सालों में 75 हो गया, है ना। और एलपीजी और केरोसिन का जो है वो 18 हो गया 10 से बढ़ के, कोयले का 5 की जगह 2% हो गया और बिजली का 1 की जगह 5% हो गया। चलो अब जवाब देते हैं प्रश्न के। ये हमारा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है ना, जवाब देना। बड़ा मज़ा आता है प्रश्नों के उत्तर देने में। लिखा है देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो हमने अभी पढ़ा था 84 यानी 84 घरों में, है ना। फिर लिखा है 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था। तो 1976 में सबसे कम बिजली का, यानी कि 1% इस्तेमाल हो रहा था। फिर आगे लिखा है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में था। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 10 घरों में था, जो 1996 में बढ़कर 18 हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल 8% बढ़ गया। फिर लिखा है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। तो 5 घरों में हो रहा था। फिर आगे लिखा है 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था, और 76 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था और 76 में यह 5% घरों में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है ना भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी। अब आगे लिखा है अपने घर में बड़ों से पता करो, जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है ना। तो भाई जब मैं बच्चा था तब जब मेरे घर वाले बच्चे थे तो उनके परिवार में खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले और कोयले का इस्तेमाल होता था। और पिछले 10 सालों में ना हमारे इलाके में खाना पकाने के लिए बिजली और एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है, लकड़ी, उपले, कोयले का आदि का इस्तेमाल घटा है। फिर आगे लिखा है हम क्या समझे। अब ये हम क्या समझे में क्या लिखा है, इसमें बताया है किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे, उसके बारे में लिखो और चित्र बनाकर रंग भरो। तो भाई अब चित्र तो आप ही बना सकते हैं क्योंकि चित्रकार तो आप ही हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद लिखा है बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा। जैसे बुज़ुर्ग, तो कम ऊंचाई की बस होनी चाहिए, बुज़ुर्ग के लिए दरवाजे के पास सीट होनी चाहिए। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कम ऊंचाई की बस होनी चाहिए, बस चलते ही दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। और जो लोग देख नहीं पाते उनके पास दरवाजे के पास सीट का विशेष प्रबंध तो होना ही चाहिए और कम ऊंचाई की बस होना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यानी ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस अध्याय को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।